Hello everyone. तो this video would be about recursion और सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। रिकर्जन के टॉपिक पे काफ़ी खौफ है एक्चुअली, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रिकर्शन एक्चुअली। तो बुकिश लैंग्वेज में एनी फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज़ रिकर्शन, सबको पता है, अपने कॉलेज में ज़रूर पढ़ा होगा सबने। तो कैसे एक्चुअली क्या होता है ये समझते हैं और फिर देखेंगे कि रिकर्शन ज़रूरी क्यों है, हमें यूज़ क्यों करना है, और दिस वुड बी दी टॉपिक्स विल बी डिस्कसिंग ऑन इन दिस वीडियो। तो या रिकर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ भी अ सर्टेन नंबर ऑफ डिसीजंस हमें लेनी हो, कोई भी एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ में से, या फिर कोई भी सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स रिपीट हो रहे हों वेरी सिमिलर टू लूप, नॉट एग्जैक्टली लाइक लूप, तो वहाँ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वहाँ पे रिकर्शन यूज़ करना है। इस चीज़ को हम और एक्सप्लेन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी इन सिंपलर टर्म्स वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, रिकर्शन यही है। तो हमें बुकिश लैंग्वेज पता है, हमें ये पता है कि हाँ, रिकर्शन एक्चुअली में क्या होता है। तो अब ये देखते हैं कि आगे रिकर्शन हमें सीखना क्यों है, क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि दिख ही रहा है, रिकर्शन प्रेफर करते हैं लोग क्योंकि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ क्लीनर कोड। तो रिकर्शन उसलिए भी यूज़ होता है ताकि आपका कोड अच्छा दिखे। ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, प्रोग्रामर हैं, तो यू वुड, जहाँ पे ज़रूरत हो आप ज़रूर यूज़ करेंगे रिकर्शन। और सेकंड थिंग इज़, आपको स्टैक की नॉलेज हो जाती है, कॉल स्टैक कैसे काम कर रहा है आपके प्रोग्राम में, और कैसे एक के बाद एक मेमोरीज पे, स्टैक मेमोरीज पे चीज़ें एलोकेट हो रही हैं, फिर डी एलोकेट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, नॉलेज हो जाती है उसकी। और उसके बाद हाँ, तो क्लीन कोड, स्टैक, अपना लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो आइडिया है वो। और यार, ये मैंने बीपी क्या लिखा था, मैं खुद ही भूल गया, बट कोई नहीं, बाद में देखेंगे। और हाँ हाँ, याद है। तो हाँ, ये दिस बीपी वाज एक्चुअली मेकिंग अ बेटर प्रोग्रामर, बिकॉज एक्चुअली रिकर्जन आपको ये एक 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 अप्रोच देता है सोचने की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में व्हाट यू रियली नीड इज़ टू थिंक लाइक अ प्रोग्रामर, टू टू थिंक, to analyze things and to optimize programming solutions। तो वहाँ रिकर्शन आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि नाउ यू ऑल्सो हैव एन एडिशनल अप्रोच दैट यू नो ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये एक चीज़ है। और कैसे करते हैं, तो एक्चुअली रिकर्जन का पूरा जो मुद्दा है वो निकल के आ रहा है हमारे पीएमआई से, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। Not deduction, induction. Induction is basically generalizing things, whereas deduction is basically specifying things. So confused नहीं होना है, this is about induction. So principle of mathematical induction क्या बोलता है कि अगर um, हमें तीन तीन स्टेप्स है इसमें। पहला जो कि हमारे रिकर्जन में अगर इंटरप्रेट करें तो बेस केस होता है। तो फर्स्ट केस पीएमआई ये बोलता है कि प्रूव दैट n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, जो कि थोड़ा ज़रूरी है, जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा नहीं, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एक्चुअली। तो सेकेंड स्टेप हमें अज्यूम करना होता है। अज्यूम क्या करना होता है, अज्यूम करना होता है कि मतलब हम सोल्यूशन जो है प्रोग्राम का, मान लीजिए हम फैक्टोरियल निकाले प्रोग्राम का, या फिर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स निकाल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सम ऑफ
10 नेचुरल नंबर्स निकाल रहे हैं, तो विल अज्यूम कि हाँ, अप अंटिल 9 हमें जो है हमारा सोल्यूशन मिल गया है, ठीक है। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन में ये प्रूफ करते हैं कि n इक्वल्स टू k इज ऑल्सो ट्रू। और लास्ट पार्ट यह है कि अगर n इज इक्वल्स टू k इज ट्रू और n इज इक्वल्स टू 1 इज ट्रू ऑलरेडी, तो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो दिस इज LHS equals to RHS and hence proved। तो अब ये देखते हैं कि एक्चुअली में ये इंटरप्रेट कैसे करेंगे। समझ तो आ गया होगा कि हाँ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बट एक्चुअली में ये प्रैक्टिकली यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा n इज इक्वल्स टू 1, वो इंटरप्रेट होता है रिकर्जन में एज द बेस केस, एज द केस वेयर वी वांट टू टर्मिनेट आवर रिकर्जन। बिकॉज देखिए, अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और रिकर्जन, अब यहाँ पे कॉलिंग स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने बेस केस नहीं लिखा है, आपने अपना जो लास्ट सिंपलेस्ट केस है वो अगर नहीं लिखा है, जो कि आपके प्रॉब्लम का एकदम लास्ट पार्ट है, जहाँ पे आपका प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 या फैक्टोरियल ऑफ 0, इन दोनों में से कहीं भी अगर आपका प्रोग्राम नहीं रुक रहा है, तो इट विल गो एंडलेसली, और फिर उससे क्या होगा, आपका कॉलिंग स्टैक फुल हो जाएगा। और जैसे आपका कॉलिंग स्टैक ओवरफ्लो होगा, आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा और आपको एक एरर मिल जाएगा। तो प्रोग्राम बेचारा दौड़ते रहेगा, पूरी कोशिश करेगा आपको निकाल के दे देने के लिए आपका जो भी सोल्यूशन है या जो भी वैल्यू है, बट इन द एंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉलिंग स्टैक की मेमोरी जो है वो एक्सीड हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा और प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गया, फर्स्ट बेस केस खत्म। अब अज्यूम वाला पार्ट देखते हैं। अज्यूम आपको क्या करना है? अज्यूम ये करना है कि जैसे कि थोड़ा पहले मैंने बताया कि लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट -1, आपको वहाँ तक जाना है बस। और बस ये अज्यूम कर लेना, उसमें दिमाग बिल्कुल मत लगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हमें इस जगह पे सिर्फ अज्यूम करना है ये कि हमने लास्ट -1th पार्ट तक जो अपना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया है कैसे भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी, 5 के फैक्टोरियल निकाल रहे हो, तो 5 के फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। फिर 4 के फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? तो ये ट्री क्रिएट हो रही है, जिसको रिकर्सिव ट्री भी बोलते हैं कई बारी। तो और हाँ, अगर आपने रिकर्सिव ट्री बनाना सीख लिया, अगर आपने सोचते वक्त, प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हुए अगर आपने रिकर्सिव ट्री बनाना सीख लिया, तो सारा खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर रिकर्सिव ट्री बना लिया, आपको अपना बेस केस मिल गया, तो वहाँ पे आप लास्ट तक जाते जाते इन दी एंड आपको बेस केस जैसे मिलेगा, आप रिकर्सिव ट्री क्रिएट कर लेंगे, आपको आपका अजम्पशन वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा, वहाँ से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इन दी एंड आपको बस एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन खोजना होता है। रिकर्जन का जो मेन पार्ट है वो यही है कि आपको एक बेस केस लिखना है और एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखना है, जो कि बार बार रन होगा अप अंटिल दी बेस केस आपका जो भी है ट्रू आता है। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही रन करते जाएगा अप अंटिल आपका बेस केस, ठीक है। तो जैसे ही बेस केस पे आपका प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, रिकर्जन आपका वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो अजम्पशन वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो अजम्पशन आप क्या कर रहे हो कि आपका, अगर आप 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहे हो, तो हमको क्या पता है कि नेचुरल नंबर्स का जो ये फॉर्मूला होता है, ये हम निकालेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है, होता ही है। तो हमें रिकर्जन में बस यही देखना है कि हमारा जो सम है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप अंटिल 10, हमने 10 के सम को, अप अंटिल 10 के सम हमने क्या, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि 9th
यहाँ से लेके यहाँ तक जो 9 टर्म्स हैं, इनका सम हमने खोज लिया है, ठीक है। तो अजम्पशन वाला, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ सही गलत नहीं देख रहा मैं, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ अजम्पशन वाले पार्ट को, कि अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारा n इज इक्वल्स टू के इज ऑल्सो ट्रू, तो n इज इक्वल्स टू के क्या है एक्चुअली, ये समझते हैं। n इज इक्वल्स टू के ये है कि के कोई भी एक वेरिएबल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिकर्जन इज सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर टू अ डोमिनोज इफेक्ट, ठीक है। तो डोमिनोज इफेक्ट में क्या होता है एक्चुअली, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी है उसी पे बेस्ड, तो डोमिनोज इफेक्ट में होता ये है कि आप कोई भी एक डोमिनो फ्लिक करते हैं, वो जैसे ही गिरता है उसके बाद वाला गिरता है, उसके बाद वाला गिरता है, और द चेन गोज ऑन, राइट। और फिर इन द एंड आपका जो चेन है वो ख़त्म हो जाता है, आपका बेस कैसे रीच हो जाता है, रिकर्जन रुक जाता है। डोमिनेंस सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन अ प्रोग्राम। तो ये थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है ये, तो बस थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं इसको। हाँ, तो हमने अब तक क्या देख लिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम इन चीज़ों को कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा था कि n इज इक्वल्स टू के इज ऑल्सो ट्रू, राइट। ये कंट्रोल प्लस जेड कुछ ज़्यादा लंबा चल गया, कोई नहीं। तो हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि अपना PMI जो है उसमें n इज इक्वल्स टू ट्रू वाला जो सेकंड केस है अजम्पशन वाला, वो कैसे यूज़ करते हैं हम, उसको उसको हमने समझा। अब लास्ट पार्ट यही है जो कि हमारा जनरलाइजेशन वाला पार्ट है। एक्चुअली जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो ये वाला पार्ट आपको कहीं लिखना नहीं होता है, इसको आपको प्रोग्रामिंग में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करना होता, बट ये पार्ट आपके थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा है। ये पार्ट आपके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने का या फिर समझने का या फिर प्रोग्राम में कैसे लिखना है उसका हिस्सा बनता है, आपकी थॉट प्रोसेस का। आप कैसे सोच रहे हैं उसका, कैसे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, बस वो पार्ट है, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो हमारा मेन पार्ट है, जो हम प्रोग्राम में एक्चुअली लिखते हैं, जो कि है हमारा जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन में हम बस यही देखते हैं कि PMI का पार्ट यही होता है वहाँ पे कि n इज इक्वल्स टू के प्लस वन विल बी ट्रू। तो PMI ये बोल रहा है हमको, PMI हमको ये बोल रहा है कि अगर बेस केस ट्रू है, बेस केस यानी कि हमारा n is equals to 1 is true, तो n is equals to k is also true and n is equals to k plus 1 will also be true। बस ये सारा PMI वाला सीन हो गया। अब ये समझते हैं कि हमारा what हो गया, why भी हो गया, how भी nearly done, where इसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि रिकर्जन का यूज़ कहाँ पर होता है। तो टिपिकल एग्जांपल वुड बी मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट रिकर्जन का बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है, क्योंकि एक्चुअली में आप मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला अप्रोच। तो रिकर्जन का एक सिमिलर एग्जांपल डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच भी है। तो मर्ज सॉर्ट में आप क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं पूरे एरे को जब तक कि आपका एक एक एलिमेंट ना हो जाए, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ना बच जाए, और फिर इन दी एंड क्या करते हैं आप, फिर सारे एलिमेंट्स को वापस से इकट्ठा करते हैं, फिर एरे को रिक्रिएट करते हैं, सॉर्ट करते हैं सारा कुछ, और फिर जो नया सॉर्टेड एरे क्रिएट होता है उसको रिटर्न करते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली यही होता है रिकर्जन में भी। तो मर्ज सॉर्ट एक एग्जांपल है, ट्रीज में बहुत ही यूज़फुल है रिकर्जन, और टावर ऑफ हनोई, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं रिकर्जन से ही प्रिफर करते हैं लोग, प्रोग्रामर्स या फिर प्रोग्रामिंग कम्युनिटी सॉल्व करना। जस्ट अ नोट कि कोई भी प्रॉब्लम
आप रिकर्जन या इटरेशन दोनों में से किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट नहीं उठता है कि रिकर्जन इज़ बेटर और आइटरेटिव अप्रोच इज़ बेटर। दोनों में से कोई अप्रोच बेटर नहीं है, दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। रिकर्जन जो है, बस रिकर्जन की कुछ बातें वो जो है यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो है कि रिकर्जन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, रिकर्जन स्पेस कंज्यूमिंग भी हो सकता है, क्योंकि रिकर्जन तब तक आपकी कॉल स्टैक में रहेगा जब तक कि बेस केस रीच नहीं हो जाता। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं 5 का या कोई भी नंबर, अगर बड़ा नंबर है तो फिर तो और ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर आप थाउजेंड्स लंबा नंबर कैलकुलेट कर रहे हो जिसका फैक्टोरियल, तो कॉल स्टैक आपका भर सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है उस केस में। क्योंकि अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो आप फैक्टोरियल वाले अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, और वो फंक्शन आपके मेन फिर से रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा, और वहाँ पे आपका जो वैल्यू है 5 फैक्टोरियल 5 into 4 फैक्टोरियल कॉल स्टैक में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब फंक्शन और उसकी सारी जो लोकल वेरिएबल्स हैं, दूसरी कॉल पे वो फिर से ऊपर आ जाएंगी, 3 के कॉल पे, फिर 2 के कॉल पे फिर से आ जाएंगी, फिर 1 के कॉल पे फिर से आ जाएंगी। और ये अगर आपका ये केस 0 है तो फैक्टोरियल में आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है और 1 फैक्टोरियल तो 1 है ही। तो 0 के केस में ये एक और बार चल जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉल स्टैक तब तक उसी तरह भरा रहेगा जब तक कि आपका बेस केस रीच नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही आपका बेस केस रीच होगा ये वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन, और फिर रिटर्न कर देगा जो भी वैल्यू है। तो फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम के एग्जांपल से समझते हैं पहले तो थोड़ा सा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझते हैं। तो मैंने प्रोग्राम में ये बेस केस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस है, और रिटर्न फंक्शन जब भी यूज़ करते हैं वहाँ फंक्शन वहाँ पे इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिटर्न एन के बाद यहाँ पे कुछ सी आउट करने की कोशिश करता हूँ तो फंक्शन ठीक यहाँ से रिटर्न वाले स्टेटमेंट के बाद से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद सी आउट लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। ये बेस केस हो गया। ठीक है, और ये हमारा जनरलाइज्ड केस है, ये हमारा जनरलाइज्ड केस है। ठीक है, ये कैसे निकला मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए, ये n क्या हो रहा है, ये n हमारा 5 है, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन क्या है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो रहा है ये। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इस तरह से अप अंटिल द बेस केस। बेस केस जैसे रीच होगा n इज इक्वल्स टू 0, रिटर्न 1, हम अपने फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है ताकि हमको ये समझ में आए कि कॉल स्टैक में कैसे एक के बाद एक चीज़ें भर रही हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन होता है। ये था मेरा अलार्म। तो हाँ, फिर देखते हैं। तो ये लाइन हमारे कॉल स्टैक के एग्जीक्यूशन को दिखाएगी, तो मैंने समझने के लिए बस यहाँ पे लिख दिया। और ये बस थोड़ा सा एंटरटेनिंग सी आउट, और ये अपना हम नंबर मांग रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और ये सिंपल प्रोग्राम है, रन करके इसको देखते हैं क्या होता है। 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो ये निकाला 5 का फैक्टोरियल, कैटाब्रा, हियर इज अ फैक्टोरियल नंबर। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये कॉल स्टैक एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक डिबगिंग का अच्छा अप्रोच है, बस समझने के लिए और देखने के लिए कि चीज़ें क्या कैसे जा रही हैं। तो जैसे कि बताया था, फैक्टोरियल में रिकर्सिव अप्रोच में यही हो रहा है, 5 4 3 2 1 0। तो ये एक के बाद एक स्टैक में जा रही है, स्टैक भरते जा रहा है। ठीक है, 5 4 3 2 1 भरते जा रहा है, और फिर वहाँ से जब ये वापस आ रहा है यहाँ पे, तो ये हम इसको स्टोर कर रहे हैं आंसर में। ठीक, करेक्ट,
आंसर में स्टोर कर लिया। अब इसको अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये लाइन अगर नहीं लिखो तो देखते हैं क्या होगा। ये क्या हुआ यार, ये तो हमें आंसर नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अपने टोटल को, आपके आंसर को प्रिंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो और एक चीज़ देखते हैं। मान लो आपने अपने आंसर को, आपका जो फैक्टोरियल निकल रहा है आप उसको कॉल तो कर रहे हो, बट अगर आप उसको स्टोर नहीं करोगे तो क्या होगा, देखा। वैसे तो ये ऑब्वियसली एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है, अच्छा हाँ, ये आंसर तो मैंने क्रिएट किया बट यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ बस। वो चलो, ये समझ तो क्या ही होगा मैं क्या दिखाना चाह रहा था। सेकंड, तो ये नॉर्मल हो गया प्रोग्राम। तो आई एम होपिंग कि क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट। तो वापस चलते हैं हमारी शीट में। तो बिहाइंड द सीन्स वाला मुद्दा यही था, ठीक है। हमारा कॉल स्टैक वाला पूरा केस, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है वो समझ लिया हमने। तो अब एक पार्ट बचता है, ये वेयर भी समझा दिया। अब एक पार्ट बचता है जो कि है एग्जाम्पल्स। हमने अभी एक एग्जाम्पल तो देखा है फैक्टोरियल का, बट अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो कि मैं नहीं चाहता। और हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि और एग्जाम्पल्स लेकर आऊँ ये समझाने के लिए कि एक्चुअली रिकर्जन कैसे अप्लाई हो रहा है डिफरेंट केसेस में। फॉर एग्जांपल रिकर्जन कॉम्प्लेक्स केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ 2x2 ग्रिड, अ मैट्रिक्स। तो उन सब चीज़ों में हालांकि कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें ना आए, जितनी ज़्यादा सिंपल चीज़ें रहें उतना अच्छा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट हाँ, रिकर्जन आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये एग्जाम्पल वाला पार्ट पेंडिंग रहेगा बाकी आने वाले वीडियो के लिए। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी थोड़ी सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।